हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अब कुछ ही दिन रह गए हैं आप सभी की अंतिम परीक्षा में, और फिर भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा सा परेशानी है, डर है कि सर कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है कंप्लीट रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक तरीके से समरी पढ़ लिया जाए, ताकि पूरा बुक आपको एक बार रिवाइज हो जाए। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, ढेर सारे ऐसे वीडियोज प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं जहां आप प्रोज से, पोइट्री से, ग्रामर से आप देख सकते हैं और आप अच्छे तरीका से एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों आप सभी को आपके रेनबो पार्ट 2 से, ध्यान दीजिएगा, आपके रेनबो पार्ट 2 से मैं जो प्रोज सेक्शन है उसकी कंप्लीट प्यारे साथियों मैं आपको समरी देने वाला हूं। मैं आपको इसकी क्या देने वाला हूं? समरी देने वाला हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जिनका भी एग्जाम इस साल होने वाला है या फिर आगे कभी भी जिनका एग्जाम होगा, उन सभी बच्चों के लिए ये रामबाण है। अगर किसी बच्चे को ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो ये फ्री में पीडीएफ भी मिल जाएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, लिंक से जाके जुड़ जाना और पूरी वीडियो की तुमको पीडीएफ मिल जाएगी। उसको जेरॉक्स करा लो और रीडिंग देकर भी आप पढ़ सकते हो। आओ देर ना करते हैं और पूरी प्रोज सेक्शन को देखो, एक ही में हम लोग पूरा कर लेते हैं ना। एक ही में हम लोग चाहते तो कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन क्या होगा ना प्यारे साथियों कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसलिए पहले प्रोज देखो, भरपूर प्यार देना, कमेंट करना, शेयर करना ईमानदारी से अपने मित्रों के पास में। बात समझ में आ रहा है? तो फिर हिम्मत मेरी बढ़ेगी तो हम पोइट्री सेक्शन का भी लेकर के आएंगे। आ जाओ। सबसे पहले प्यारे साथियों हम लोग जो है वो इसमें देखेंगे प्रोज सेक्शन का। आप सभी को पता है कि पूरे प्रोज सेक्शन में जो है हमें कंप्लीट 11 चैप्टर्स जो है वो पूरा का पूरा पढ़ना है। अब कुछ लोग क्या है सर, VBI लेके आ रहे हैं, समरी, ये समरी, लेकिन पूरा बुक कवर हो जाएगा। इससे आप आसानी से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कर सकते हैं। अब एक एक करके समरी को पढ़ते हैं, और वीडियो जितनी भी लंबी हो आप बाद में भगाओगा कि जैसे भी मन करे देख लेना, है ना। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दिस ऐसे, ये एक ऐसे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहां पे आप मैनेज कर लेना, ये फॉन्ट के चलते हुआ है। रिटन बाय महात्मा गांधी। ही इज द फादर ऑफ नेशन। वो क्या है? हमारे राष्ट्रपिता है। इन हिज एसे, इस अपने एसे में, ही हैज डिस्क्राइब्ड द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के गुणों के बारे में बताया है। In his opinion, the foundation of Indian civilization is very strong। बड़ी आसान शब्दों में प्यारे बच्चों है, पूरी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। अपने में उन्होंने विचार से क्या कहा कि भारतीय सभ्यता का जो नींव है वो काफी स्ट्रांग है। नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफीट इट। कोई दुनिया में ऐसी सभ्यता नहीं है जो इनको हरा सके। इट हैज विदस्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम। ये समय के जांच के आधार पर ये खड़ा है। Though it is unchanged, ये unchanged है। It is the most ancient, बहुत प्राचीन है। Strongest civilization है, सबसे मजबूत सभ्यता है। Neither the old civilization of Rome, Greece, nor modern civilization can match Indian civilization। ना तो पुरानी सभ्यता कहाँ की, रोम की, ग्रीस की, ये मॉडर्न या फिर मॉडर्न सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकती है। इट इज सुपीरियर टू अदर सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये दूसरे सभ्यताओं से सबसे बेहतर है। सिविलाइजेशन इज द कोड ऑफ कंडक्ट एडेड टू मोरालिटी। ये क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है जिससे नैतिकता मिलती है। इट एलिवेट्स आवर मोरालिटी, ये अपने नैतिकता को बढ़ाता है। एंड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऑन अदर हैंड इज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ मटेरियल एंड इंक्रीज ऑफ वांट्स।
वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्यारे बच्चों क्या है, वो किस पे डिपेंड है, मटेरियल पे डिपेंड है और हमारे इच्छा शक्ति को बढ़ाने पे निर्भर है। ढेर सारे इससे क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ये व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, सब कुछ तुमको इससे बनेगा। दे हैव नो फेथ इन डिवाइन पावर, वेस्टर्न लोगों को दैवीय शक्ति में कोई भरोसा नहीं है। आवर एंसेस्टर्स लाइक्स विलेज लाइफ अगेंस्ट सिटी लाइफ, हमारे जो पूर्वज थे उनको गांव का जीवन ज्यादा पसंद था, किसके कंपैरिजन में, सिटी लाइफ के कंपैरिजन में। दे प्रैक्टिस ट्रू होम रूल, वो ट्रू होम रूल को मानते थे। दे बिलीव इन द यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट, उनको हाथ और पैर के इस्तेमाल में ज्यादा भरोसा था। देयर वांट्स वर लिमिटेड, उनकी इच्छाएं लिमिटेड थी। सो दे वर हैप्पी, इसलिए वो प्रसन्न थे। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ देयर लाइफ। अब ये हमारे गांव के जो लोग हैं उनका क्या मोटो था, सदा जीवन उच्च विचार। और ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये वेस्टर्न फिलोसोफर के द्वारा दी गई है। महात्मा गांधी टेल्स देयर इज नो हार्म इन एसिमिलेटिंग गुड थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्रीज सिविलाइजेशन। गांधी जी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कोई बुराई नहीं है दूसरे सभ्यताओं से कुछ लेने में। हमारा सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर नीड्स, हमारी सभ्यता हमारे जरूरतों पे निर्भर है, हमारे पर्यावरण में है, और उनकी सभ्यता उनके जरूरत और इन्वायरमेंट पे है। रियली इंडियन सिविलाइजेशन हैज नो पैरेलल इन द वर्ल्ड, वास्तव में भारतीय सभ्यता के समानांतर इस विश्व में कोई सभ्यता नहीं है। इन्होंने तमाम बातें इस चैप्टर में प्यारे बच्चों आपसे कहा। इसी के साथ दो तीन चीजें इसमें आपको जान लेनी बड़ी आवश्यक है। वो क्या है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान दे दीजिएगा। कुछ चीजें जैसे समझते हैं, कुछ चीजें जैसे प्यारे बच्चों क्या, कि जो ये इजिप्ट है, इजिप्ट का क्या जरा बताना, फेरोस। उसी तरह आपने पढ़ा होगा इसमें एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस का, रोम का सिविलाइजेशन आपने पढ़ा होगा। बात समझ में आया? वो पूछता है, वो क्या करता है, पूछता है। ओवरऑल एटिक सिविलाइजेशन है ना, और फेराओस, समझ रहे हो, ये सारी पूछी गई चीजें, इनको याद रखिएगा। जो यूरोप के लोग थे उन्होंने सारा कुछ कहां से सीखा, सारा कुछ कहां से सीखा, जल्दी बता दो। उन्होंने सीखा यूरोप, रोम और ग्रीस के रचनाओं से सीखा, है ना। गिब्बन कहां से रिलेटेड है, कमेंट करके जरूर बताना। ओवरऑल यही कुछ है और ज्यादा इस चैप्टर में है नहीं। आ जाओ सेकंड चैप्टर पे आते हैं, भारत इज माई होम। भारत इज माई होम क्या है प्यारे साथियों, ये अपने आप में एक स्पीच है, अपने आप में क्या है, स्पीच है, एक भाषण है। इट इज एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के स्पीच से लिया गया है। ही डिलीवर्ड, उन्होंने स्पीच कहां दिया था, स्पीच आफ्टर टेकिंग ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, जब वो भारत के राष्ट्रपति का जो शपथ लिए थे उसके बाद उन्होंने ये स्पीच दिया था। इस भाषण में ही कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, वो कहते हैं कि भारत एक यंग स्टेट है, एंशिएंट प्राचीन लोगों का। ही डेडिकेट्स हिमसेल्फ टू द इकोनॉमिक, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, वो अपने आप को समर्पित कर देते हैं भारत की आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास के लिए। ही टेल्स अस टू वर्क मोर एंड मोर विथ सिंसियरिटी एंड डिवोशन फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज फॉर अदर्स। वो कहते हैं, इसमें देखो दो काम की बात होती है, इंडिविजुअल वर्क की और सोशल वर्क की, वही चीज यहां लिखा है। कहते हैं खुद के लिए काम करो और अन्य के लिए काम करो। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी शुड ग्रो टुगेदर, एक अकेला व्यक्ति और समाज एक साथ विकसित होना चाहिए। वी शुड बी मॉरली डेवलप एंड डिसिप्लिन, हम लोग को नैतिक और अनुशासित रूप से विकसित होना है। ही प्रेजेज, वो प्रशंसा करते हैं किनकी, डॉक्टर राधा कृष्णन की, क्योंकि ही हैज ब्रॉट सेवरल चेंजेस इन हिज प्रेजेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि सर्वपल्ली राधा कृष्णन आपने पढ़ा होगा, ब्रिंग्स क्या,
wealth of experience, wealth of erudition to the presidency। जिस तरीके से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत की फिलॉसफी को वर्ल्ड में एक्सप्लोर किया, वैसा शायद ही किसी ने किया होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूरा जीवन समर्पण रहे परस्यूट ऑफ नॉलेज के लिए। वही चीज है, डॉक्टर जाकिर हुसैन सोचते थे एजुकेशन प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल बिंडी का, इसमें यह भी पूछता है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा, शिक्षा राष्ट्र के निर्माण का सबसे मुख्य हथियार है। ऑल ऑफ अस शुड वर्क विथ हार्ट एंड सोल, हमें सभी को हृदय और आत्मा से काम करना है वेलफेयर, भलाई के लिए। किनका, लोगों की भलाई के लिए, बिना किसी डिस्टिंक्शन के, भेदभाव के, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति है ना, क्रीड एंड रिलीजन है ना, धर्म पंथ के आधार पर बिना भेदभाव किए हुए। वो कहते हैं इस भाषण में कि होल भारत इज माई होम, संपूर्ण भारत मेरा घर है और पीपल मेरी फैमिली है, एंड द पीपल हैव चूजन, और लोगों ने मुझे चुना है इस फैमिली का मुखिया। सो आई अपील ऑल ऑफ यू टू वर्क टुगेदर टू बी द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप सभी एक साथ काम करिए इस देश के उन्नति के लिए। और यहीं पे ये भाषण खत्म और आपका चैप्टर 2 भी खत्म। अब आ जाओ चैप्टर 3। चैप्टर 3 कौन है, अ पिंच ऑफ सनफ, जो क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है। अब ये कहानी तो आपको अच्छे से पता होगा, आइए इसका समरी देख लेते हैं। This story has been written by Manohar Mal Gaonkar. He was a famous novelist and a short story writer. वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। देखिए प्यारे बच्चों, वीडियो में पूरी मैं समरी कराऊंगा, रिलैक्स होके वीडियो को मन करे स्पीड पे लगा के देखो या जैसे देखो, लेकिन इससे पूरा रेनबो पार्ट 2 का प्रोज सेक्शन तुम्हारा कवर हो जाएगा। और ये यूट्यूब पे पहली वीडियो है जहां कंप्लीट आपको समरी दिया जा रहा है, ध्यान से देखना। He was famous what novelist and short story writer. His explanation capacity ties up the reader's excitement until the end. उनकी जो एक्सप्लेनेशन की कंसेप्ट है ना, जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो बंधा हुआ है क्या, रीडर के एक्साइटमेंट से, कहां, कहानी के अंत तक। मतलब इनके जो स्टोरीज लोग पढ़ते हैं उनका एक्साइटमेंट कहानी के अंत तक बना रहता है। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में है ना, द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड नानू काका, उन्होंने किसको डिस्क्राइब किया है, नानू काका को। ये क्या है, एक अच्छे पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं, एक आप क्लेवर व्यक्ति कह सकते हैं। ही इज ए क्लेवर, आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्लेवर भी इनको कह सकते हैं। द नरेटर आस्क हिज मदर टू प्रिटेंड अवॉइड नानू काका। नरेटर अपनी माता श्री से कहता है कि आप क्या प्रिटेंड करो, दिखावा करो कि हम नानू काका को अवॉइड कर दें। क्योंकि आपको पता है ना, नानू काका महाराष्ट्र से चल के दिल्ली आ रहे हैं मिनिस्टर से मुलाकात करने, और नानू काका जो है मिनिस्टर के मैटरनल जो नरेटर है उसके मैटरनल अंकल है ना, वो आ रहे हैं वहां से, और ये चाहते हैं, और ये क्या है, जो नरेटर अपने हैं वो अंडर सेक्रेटरी है, तो इसलिए नानू काका आते हैं कि अंडर सेक्रेटरी है तो मिनिस्टर से भेंट करा देगा, है ना। लेकिन नरेटर को पता है कि कितना मुश्किल है, इसलिए मम्मी को कहते हैं कि ये माँ बता दो कि हम लोग कहीं और चले गए हैं। बट शी टेल्स दैट ही मस्ट हैव स्टार्टेड ए ट्रेबल। लेकिन मम्मी कहती है, रे बबुआ तोर मामा जो है ना, मामा वो कहवा है, वो ट्रेवल कर रहा होगा, मतलब ट्रेन में होगा। नानू काका ग्रेट पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी बढ़िया है। मदर हाईली प्लीज टू सी नानू काका। नानू काका आते हैं तो मम्मी बड़ी खुश हो जाती है देख करके। अब यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। स्टेशन की बात याद करो, स्टेशन पे क्या होता है, नानू काका जो है सेकेंड कैरेज में चढ़ करके आते हैं, है ना, टीटी से वो मैनेज करते हैं, उनके हाथ में किटन बिल्ली का बच्चा होता है, ये बात याद रखिएगा। बट इट वॉज नरेटर्स बैड लक, ही हैड टू लीव बेडरूम। नानू काका जैसे आते हैं तो मम्मी बोलती है कि हमने इनका रहने की व्यवस्था तुम्हारे ही रूम में कर दिया है, तो वो बेचारे चरपाई लगा के अलग सो जाते हैं। नानू काका वेंट टू मीट अ मिनिस्टर, से मिलने जाते हैं लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। ही फेल्ट अ लॉट ऑफ सर, उनको बड़ा दुख होता है। ही टोल्ड दैट ही वुड मैनेज, और वो कहते हैं कि हम सब मैनेज कर लेंगे सारा समस्या को। देन नानू काका ओपनड हिज स्नफ बॉक्स, वो जो
है ना, सूंघनी का बॉक्स रखते हैं, उसको निकालते हैं एंड टूक अ पिंच ऑफ इट, एक चुटकी लेके ऐसे मार लेते हैं। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड टू टॉक अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नानू काका मीट सोहन लाल। सोहन लाल कौन है? पार्टी बॉस है दिल्ली में। उसका बेटा कौन है? रातीराम, जो कि सेम उसी में काम करता है जहां पे नरेटर करते हैं। व्हेन ही केम बैक होम, जब घर आते हैं नानू काका बड़ी चुप होते हैं। बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू विजिट मिनिस्टर्स हाउस, अगले मॉर्निंग डिसाइड करते हैं मिनिस्टर के घर जाएंगे। नानू काका ड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड लुक एवरी इंच लाइक अ पंडित ऑफ वेरी लार्ज स्टेट। दूसरा पता है ना, वेलफेयर मिनिस्टर के पास जाते हैं तो कैसे सिक्का ऑटो डीलर से कार मैनेज करते हैं, धोबी को बुला के धोबी से मैनेज करते हैं, 1000 का बैरियर चीख लिख करके कोर्ट में डाल देते हैं, धोबी को खुश होकर के पीठ थपथपा के 2 रुपए का इनाम भी देते हैं, और वहां से जो कार है वो लेकर के चले जाते हैं मिनिस्टर के पास। अपने आप को बताते हैं कि मैं निन्नौर का हेरिडेटरी पंडित हूं। चूंकि सबको पता है, आपने भी स्टोरी पढ़ा होगा कि जो वेलफेयर मिनिस्टर है उसकी लड़की की शादी जो सोहन लाल है उसके बेटे से होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पाया। और इनको ये जानकारी मिल जाती है कि जो मिनिस्टर है उनके बेटी की जन्म कुंडली और निन्नौर का जो प्रिंस है जन्म कुंडली मैच नहीं हुआ है, मतलब दोनों के एस्ट्रोलॉजर मतलब पंडित नहीं मिले हैं। तो ये निन्नौर के तरफ से जाते हैं वहां पे, और होता क्या है आगे, नानू काका dressed himself and looked every inch like a pandit of large estate. He said he had no wish to disturb the minister. जैसे वो पहुंचते हैं कहा, मिनिस्टर के घर पे, तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी से कहते हैं कि भैया मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं मिनिस्टर साहब को डिस्टर्ब करूं, आप विजिटर बुक लेकर के आओ। उसी विजिटर बुक में ये अपना नाम लिखते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर है निन्नौर के, और एड्रेस नरेटर के दिल्ली का ही दे देते हैं, है ना। आइए, He gave him address and left the place, देके छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिनिस्टर came to meet him, अगली मॉर्निंग तो मिनिस्टर खुद चल के आता है। The author thinks when the ministers will know the fact what will happen with him, बाद में नरेटर यानी कि लेखक स्वयं सोचते हैं, मनोहर गोलकर, क्या होगा जब मिनिस्टर को सच्चाई के पता लगेगा। सो ही वांट्स टू फार अवे फ्रॉम नानू काका, इसलिए वो चाहते हैं कि हम नानू काका से कहाँ रहें, दूर रहें। तो बोलो तीसरा चैप्टर समझ में आया? अगर आ गया तो तुरंत लाइक करो, यहां तक अगर तुम बने हुए हो तो आ जाओ। आई हैव अ ड्रीम के पास आते हैं। ये भी अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों, ये भी अपने आप में एक क्या है, स्पीच है। चलो ध्यान से देखते हैं, आनंद आ जाएगा। सुनो, दिस स्पीच हैज बीन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन्स मेमोरियल हॉल, लिंकन्स मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त 1963। इन दिस स्पीच ही हैज डिलीवर्ड अबाउट निग्रो, वो निग्रो के बारे में बताते हैं। He regrets that the life of black Negro is in poverty and racial discrimination. वो regrets पछताते हैं, बताते हैं कि जो ब्लैक निग्रो है, केवल निग्रो जान लो, उनका जो जीवन है गरीबी में है और नस्लीय भेदभाव में है। नो डाउट द स्पीच प्रेजेंट्स हिज डिजायर, कोई संदेह नहीं है कि स्पीच उनकी इच्छा, उनके ड्रीम ऑफ सीइंग अल्बमा एज डेवलप्ड स्टेट, अल्बमा जो राज्य है उसको एक विकसित राज्य के रूप में देखने का उनको ड्रीम है ना, देखना चाहते हैं। ही वांट्स, वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, व्हाइट्स और किन के बीच, ब्लैक्स के बीच। मार्टिन लूथर किंग इज पेन्ड सी दैट ब्लैक्स आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, उनको बड़ा कष्ट होता है ये जान करके कि जो काले लोग हैं अभी भी गरीबी से पीड़ित है, जबकि व्हाइट जो है रोलिंग ऑन प्लेनिटी, जबकि व्हाइट को सारी सुख सुविधाएं मिल रही है। सो ही कॉल्स फॉर द एंड ऑफ रेशियल हैटर्ड एंड इनजस्टिस, इसीलिए वो बुलाते हैं सभी किसी को इसके सामने, लिंकन मेमोरियल के सामने, कि सब वहां जो रेशियल हैटर्ड है, जो नस्ल भेदभाव है, इनजस्टिस अन्याय है, वो खत्म हो जाए। ही वांट्स टू ओपन इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड सोशल जस्टिस टू ऑल, वो चाहते हैं कि सभी के लिए एक समान अवसर, सभी के लिए क्या मिले, एक समान अवसर और सामाजिक न्याय हो। ही डजंट वांट, नहीं चाहते हैं
टू क्वारल ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, कृष्ण नहीं चाहते हैं कि धर्म, जाति, रंग, पंथ के आधार पे कोई लड़ाई हो। ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफॉर्म दिस स्टेट इनटू पैराडाइज ऑफ फ्रीडम। वो चाहते हैं कि जो स्टेट है एकदम स्वतंत्रता के स्वर्ग में बदल जाए, है ना। गुड थिंकिंग एंड ब्रदरहुड मस्ट बी क्रिएटेड। अच्छा सोच, भाईचारा क्रिएटेड हो जाए। इसी में बताते हैं कि इनके 4 चिल्ड्रेन है, याद रखिएगा। 4 कितने हैं? 4 इनके क्या है? चिल्ड्रेन है, ठीक है। वो चाहते हैं कि एक दिन हमारा बच्चा जो है वो गोरे लोगों के बच्चों के साथ हाथ में हाथ जुड़ा करके एकदम ब्रदर एंड सिस्टर्स की भांति आगे चले। अमेरिका कैन बिकम अ ग्रेट नेशन। अमेरिका एक महान राष्ट्र बनेगा ओनली व्हेन इट्स फ्रीडम फॉलोज टू ऑल। ये सवाल भी है कि अमेरिका कब महान राष्ट्र बनेगा, तो कब बनेगा? जब स्वतंत्रता सभी के पास पहुंचेगी तब। नो वन कैन बी डेवलप्ड अलोन। कोई अकेला विकास नहीं कर सकता है। सो सभी को हाथ जोड़ा के नेशन को राष्ट्र बनाना है। अंत में ही वांट्स टू से दैट, वो कहना चाहते हैं द टाइम विल कम, एक ऐसा समय आएगा व्हेन अमेरिकन विल बी फ्री, जब सारे अमेरिकी स्वतंत्र होंगे। सब पीपल, हर एक रंग के, हर एक जाति, हर एक पंथ के हैंड्स जुड़ाएंगे और भगवान जो सर्वशक्तिशाली है उनका धन्यवाद करेंगे। बात समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा स्पीच था। अब आप हमको कमेंट करके बताना इनको नोबेल कब दिया गया, इनको नोबेल प्राइज जो है कब दिया गया। ये एक्टिविस्ट थे, ट्रेनिंग से बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। ये सारी बातें आपने पढ़ी होंगी। आ जाओ जी, चक्कर लगाते हैं अगला। अब कहानी है प्यारे बच्चों किसका? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये अपने आप में क्या है प्यारे बच्चों? अपने आप में है एक ऐसे, अपने आप में क्या है? ऐसे। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिस ऐसे हैज बीन रिटन बाय बर्ट्रैंड आर्थर मिलर रसेल, शॉर्ट में बर्ट्रैंड रसेल। ही वाज द राइटर ऑफ हाई ऑर्डर, है ना, उच्च किस्म के लेखकों का लेखक है ये, है ना। ही वॉज ऑल्सो ब्रिटिश फिलोसफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन। ये तो याद रखना, मैथमेटिशियन वो तो बहुत कुछ है। ही वॉज प्रोमिनेंट राइटर, वो एक प्रसिद्ध लेखक और एक कमेंटेटर भी है, जो अलग अलग टॉपिक पे उन्होंने कमेंट करा है, जैसे मैरिज पे, पॉलिटिक्स पे, एक्सेट्रा, है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड आर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। वो आइडिया जिन्होंने इंसान की मदद की वो क्या है? नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी है। दीज आर कंसर्न्ड विथ मोरालिटी एंड पॉलिटिक्स। ये किससे जुड़ा है? मोरालिटी, नैतिकता और राजनीति से। आई विल ट्रीट फर्स्ट विथ नॉलेज, कहते हैं कि सबसे पहले हम किसकी बात करें? नॉलेज की और टेक्निक की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वाज टेकन बिफोर द डाउन हिस्ट्री लैंग्वेज। सबसे पहला और सबसे कठिन स्टेप जो लिया गया इतिहास में वो था भाषा। एंड इट वाज नॉट नॉन अर्लियर, ये पहले से किसी को नहीं पता था। इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, ये धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसके बिना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरेशन द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट वेर ग्रेजुअली मेड। बड़ा डिफिकल्ट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल या ट्रांसफर। बिना भाषा के सवाल पूछा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है, तो बिना भाषा के हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो डिस्कवरीज है, जो इन्वेंशन है, जो खोज है, जो आविष्कार है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर was chiefly used to keep away wild beasts। कहते हैं शुरू में आग का प्रयोग मुख्य रूप से जानवरों को दूर रखने के लिए, जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए किया जाता था, हमारे एंसेस्टर जब सोते थे। बट ऑन एन ओकेजन, लेकिन किसी एक ओकेजन पे, चाइल्ड स्कॉल्डेड फॉर थ्रोइंग द मीट इनटू द फायर। लेकिन एक ओकेजन, एक अवसर पे एक बच्चा को इसलिए डांटा गया क्योंकि उसने कच्चा मीट जो है आग में डाल दिया था। और उसी के बाद क्या हुआ? मच बेटर एंड सो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकिंग बिगिन, और इसके बाद खाना बनाने शुरू हो गया। सो लास्टली वी कैन से रियली आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसमें अब आप बात जान लो, एग्रीकल्चर का आविष्कार, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, इसको याद रखिएगा, समझ रहे हैं?
और सबसे बड़ी बात है स्क्रिप्ट की खोज, टेक्स्ट की खोज। और आज सब जगह तो अल्फाबेट है, लेकिन चाइना ऐसी कंट्री है जहां आज भी अल्फाबेट नहीं सिंबल का ही इस्तेमाल होता है। तो उन्होंने कुछ कुछ बातें की, उसके बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से शुरू में, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, शुरू में वो बात करते हैं नंबर की, जनसंख्या कैसे विकसित हुआ, है ना। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमारे हर्ड के बारे में बताते कि किस तरीके से इंसान अपने समूह में फ्रेंडली होता है और बाहर में फिरोसियस हो जाता है। फिर बताते कि हमारे सिविलाइजेशन ने सिखाया है कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। फिर वो आइडियाज में ये बताते हैं कि पक्षियां जो है यानी कि बर्ड्स जो है वो हंगर से ज्यादा मरी है। इस सब पॉइंट को याद रख लेना। इसी के पैरेलल में इंसान भी मरे हैं, है ना, मेन भी मरा, लेकिन वो किससे मरा तो बताते हैं फ्रस्ट्रेशन से, वो बताते हैं एंजाइटी से, है ना, ये तमाम बातें वो बताते हैं। फिर जब इन्वेंशन की बात करते हैं तो वो बात करते हैं लैंग्वेज, बताते हैं कि लैंग्वेज कहाँ से आया, कैसे आया, किसी को पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आया। फिर वो पहुंच जाते हैं फायर पे, फायर के बाद में बताते हैं कि कुकरी का आविष्कार हुआ, खाना पकाने का। फिर बताते हैं किस प्रकार से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का हुआ। फिर वो बताते हैं कि इसके बाद में एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। और यहीं पे वो बताते हैं कि किस तरीका से पहले एक मोलोच नाम का राक्षस था, एक मोलोच नाम का राक्षस था, कैसे इसको बलि दी जाती थी अच्छी फसल के लिए। और आज भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है। और वही बताते हैं लास्ट में स्क्रिप्ट के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, अल्फाबेट के बारे में, कि सब जगह हुआ, चाइना में अभी ये नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें यदि याद रखेंगे तो कंप्लीट चैप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले चैप्टर पे आते हैं। नाउ द चैप्टर इज द आर्टिस्ट। आपने पढ़ा होगा, ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये कैसा है प्यारे बच्चों, एक शॉर्ट स्टोरी है। अब ध्यान देना बड़ी अच्छे से, देखो, दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय सीगा नोया। इसको किसने लिखा, सीगा नोया ने। एक फेमस जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। इस कहानी में उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक कलाकार का जो जापानी बॉय है। उसका नाम क्या है, जल्दी बता दीजिए। नाम है सेबी। ही हैज हॉबी, एक उसके पास हॉबी है कलेक्टिंग गॉड्स की। वो गॉड यानी कि कदुआ उदुआ वो कलेक्ट करता है। ही बाइज देम फॉर ए फ्यू सेन, सेन कुछ पैसों में खरीदता है, जापानीज करेंसी को कहते हैं। व्हेन ही कम्स होम, शुरू में जब घर आता है तो उस कदवे के ऊपर नीट होल बनाता है और उसमें से जितना भी बीज वगैरह है उसको निकाल लेता है। मान लो कद्दू हो गया, उसमें से जितना बीज है निकाल लेता है और उसको क्या करता है, उसके ऊपर चाय की पत्तियों को रगड़ता है ताकि उसका बैड स्मेल वो गेट रीड निकल जाए। वो 12 साल का है और पढ़ाई करता है प्राइमरी स्कूल में। क्लास के बाद ही वांडर्स, वो घूमता है पूरे टाउन में, किसके लिए, उसी गर्ल्स के लिए। ही लिव्स इन हार्बर टाउन, वो समुद्र के किनारे एक शहर में रहता है। उसको सारा प्लेस पता होता है कि कहाँ पे गॉड बिकता है। ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गॉड इन द मार्केट। बट उसके पिता इस हॉबी को पसंद नहीं करते हैं। सेबी मच डेडिकेटेड फॉर दिस आर्ट, वो इस कला के लिए, कद्दू खरीद के लाना, सीड्स निकालना, अच्छे से कलर करना, है ना, उसमें बड़ा उसको अच्छा है, लेकिन उसके पिता पसंद नहीं करते हैं। सेबीज फादर, सेबी के जो पिता है वो चाहते हैं कि उसका बेटा पढ़े, एक विद्वान व्यक्ति बने। हिज फादर डजंट लाइक हिज सन्स वर्क वट एवर सेबी इज डूइंग, उसको बिल्कुल उनके पिता को अच्छा नहीं लगता कि उनका बेटा जो कुछ भी कर रहा है। सेबई's father does not want to listen to any complaint of his son, वो चाहते ही नहीं है कि उनके बेटा के प्रति कोई कंप्लेन आए। He wants that his son should have leave unwanted work and unwanted thing, यही ना चाहते हैं पिता कि उसके ऐसा कोई काम ना करे, है ना। Once he punishes his son a lot, एक बार अपने बेटा को बड़ा पनिश करते हैं। कंपेल्स हिम टू लीव हिज आर्ट, मजबूर करते हैं कि वो कला क्या करे, छोड़ दे। एक्चुअली क्या होता है, स्कूल में टेबल के नीचे गॉड के ऊपर कितना 5 इंच का गॉड था, 10 सेन में खरीदा था, ध्यान से समझो। अब उसको स्कूल में ले जाता है, पॉलिश करता है। एथिक्स के टीचर, ध्यान देना, सब चीज समरी में थोड़े होता है, समरी में सारा कुछ हो जाएगा तब तो कांडे हो जाएगा। एथिक्स टीचर उसको पकड़ लेता है और वो यहाँ के एक पोर्टर को इसको दे देता है। पोर्टर जो है वो जाता है एक कोरियो शॉप डीलर के पास में और उससे वो बेच देता है 50 सेन में।
50 yen में उसको बेच देता है। अब ये कुरियर डीलर क्या करता है, इसी को 600 yen में एक वेल्दी कलेक्टर से, एक धनी वनी व्यक्ति होता है, उसको 600 yen में क्या कर देता है, बेच देता है। तो ये बातें जब टीचर पकड़ते हैं तो वो कहाँ आते हैं, सेवई के फादर के पास, यानी कि पेरेंट्स के पास सारी हरकतें बताते हैं। इसमें एक नानाबूसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो जापानीज सॉन्ग है। तो उसके पिता ये जानने के बाद में सेबी को जो है, सेबी को जबरदस्त पीटते हैं प्यारे बच्चों, और इसके जितने भी कलाकारी है सबको तोड़ देते हैं। यही कहानी यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान से देखो जरा, है ना। एक्चुअली ही वॉज वेरी गुड आर्टिस्ट बट ही लॉस्ट हिज करियर बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। ही वॉज ग्राउंड सोल्ड इन 600 yen। सोचो, जो गॉड था उसको कितना में आगे बेचा गया, 6 में। दिस इज डेडिकेट स्टोरी, यही स्टोरी है। इट गिव्स मैसेज दैट वी शुड गिव चांस टू आवर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट। रियली सेवा इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट। अंत में छोड़ के वो पेंटिंग करता है, ये भी याद रखना। छोड़ के सेवई क्या शुरू कर देता है, लास्ट में पेंटिंग शुरू कर देता है, और ये पेंटिंग भी उसके पिता को अच्छा नहीं लगता है। मतलब पूरी ओवरऑल स्टोरी क्या है कि हमारा समाज ऐसे टैलेंटेड बच्चों के टैलेंट को दबा देता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 ये है अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये भी अपने आप में क्या है, एक ऐसे है, ध्यान दे दो। कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाएगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आ जाओ। दिस एसे हैज बीन रिटन बाय जर्मन ग्रीर। किसने लिखा, जर्मन ग्रीर ने लिखा। सी वाज मोस्ट फेमस फेमिनिस्ट राइटर, कितना बार पूछा है, बहुत प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका थी। सी रोट मेनी स्टोरी, उन्होंने कई सारी कहानी लिखी। चाइल्ड इज बोर्न इन मेनी सोसाइटी, है ठीक है ना। बच्चे का जन्म तो अलग अलग समाज में होता है। वुमेन गो फ्रॉम देयर मदर्स हाउस आफ्टर मैरिज टू लिव विद देयर मदर इन लॉ एंड वाइफ्स ऑफ देयर हस्बैंड्स, है ना ब्रदर। मतलब हर एक समाज, खास करके ये बात करती है बांग्लादेश की, उसमें क्या होता है, तो माँ जब लड़की का शादी हो जाता है तो अपनी घर को छोड़ के सासू के घर चली जाती है, वहां अपने पति के भाई के पत्नियों के साथ रहती है। ये ट्रेडिशनल मैटर है दैट वुमेन डू नॉट कम टू मेंबर ऑफ देयर फैमिली अंटिल दे हैव बोर्न चिल्ड्रन। ये एक पारंपरिक क्या है, संरचना है, एक तौर तरीका है, एक रीति रिवाज है कि जब तक कोई महिला बच्चे को जन्म नहीं देती है वो परिवार का सदस्य नहीं गिनाती है। आगे बोलते हैं, ठीक है। इफ अ गर्ल, अगर एक लड़की लकी है, हर पेरेंट्स जिंदा है, सी गोज टू हर मदर्स हाउस इन लास्ट मंथ ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो वो क्या, लास्ट मंथ उसके जो प्रेगनेंसी का 1-2 महीना बचा रहता है तो वो अपने नैहर चली जाती है, अपने माँ के घर जाती है। उसके लिए एक रिवार्ड होता है। जब बेबी जन्मता है तो एक ओकेजन होता है पूरे परिवार के लिए। नेमिंग सेरेमनी, नामाकरण जो होता है, छठियार नामाकरण बड़ा अच्छा होता है। जब बच्चा 6 दिन का होता है तब ये सब कुछ होता है। ये भी कई बार पूछा हुआ है, सुनना। और न्यू ड्रेस, नया ड्रेस दिया जाता है दोनों के लिए, साड़ी माता जी के लिए। एंड देयर इज ए फेस्टिंग, भोज होता है, गाना वाना होता है रात तक। टर्मरिक, ये भी कई बार पूछा है, हल्दी और गार्लिक, लहसुन का माला पहनाया जाता है ताकि बुरी आत्माएं दूर रहें। द सेरेमनी हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ बॉय और गर्ल, दोनों के लिए सेरेमनी होता है, लेकिन इसको बेहतर माना जाता है जब एक लड़का हो। द बर्थ ऑफ अ गर्ल इज सेलिब्रेटेड, लड़कियों के जन्म को भी सेलिब्रेट किया जाता है उसी जो से, लेकिन महिलाओं के द्वारा। दे सिट टुगेदर एंड सिंग सॉन्ग, एक साथ बैठती और गीत गाती है। सम ऑफ देम मे बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, अदर आर एज लेडीज फॉर 50 और 60। उसमें गाने में क्या होता है, कुछ महिलाएं होती है 40-50 साल की लड़कियां होती है। देयर आर मेनी जोक्स, so much laughter, so lately we can say really authoress has given very good picture of society related to childbirth। ये प्यारे बच्चों इतना है। इसका दूसरा पार्ट आपको जरूर जानना चाहिए जो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें इन दिस ऐसे महिला ने एक सिलहेटी, समझ जाना, एक सिलहेटी महिला का चर्चा किया है, किस तरीके से वो बच्चे का जन्म देती है, ठीक है ना, पूरी की पूरी इसकी चर्चा की जाती है ना। इसमें बांग्लादेश में किस प्रकार से बच्चों का रियर होता है, मतलब पालन पोषण होता है, उसको इन्होंने बताया है। बांग्लादेश में एक कहानी सुनाई जाती है रूप ठोका, जिसका मतलब होता है फेयरी टेल्स, है ना। थोड़ा सा उसमें अधूरा रह गया, क्या होता है बुआ, फेयरी
टेल्स होता है जिसके बारे में वो बताया जाता है। इसके बाद में वो चर्चा करती है कैसे उनकी जो एक्वेंटेंस है, एक जान पहचान की महिला है, वो प्रेगनेंसी को पूरा फॉलो करती है, उसको देखती है किस प्रकार से हॉस्पिटल में उनके साथ व्यवहार किया जाता है, वो तमाम चीजें। बहुत सारे टैबूज एंड रिचुअल्स का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे सुपरस्टिशंस है, जैसे बच्चे के जन्म से पहले खिलौना खरीदना, ये क्या है, सुपरस्टिशन होता है। फिर वो आगे एक बंटू पेशेंट जो अफ्रीका में बंटू पेशेंट्स के बारे में बताती है कि किस प्रकार कैंप में इनके साथ जो है ना अभद्र व्यवहार किया जाता है, बंटू पेशेंट के साथ वो जाते हैं। टेक्नोलॉजी का बताया जाता है। फिर बताया जाता है कि किस तरीका से आज मेडिसिन ने, प्यारे बच्चों, और टेक्नोलॉजी ने आज जो है, टेक्नोलॉजी ने, समझ जाना, इसने आज जो है जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर है माता और बच्चे का, उसको कम कर दिया है। लेकिन इसने बहुत सारी चीजों को छीन लिया, वो है हैप्पीनेस। आज जो है मेडिसिन और टेक्नोलॉजी इतना महंगा है कि हर कोई इसको एफर्ट नहीं कर सकता है। इसी में एक और शब्द आता है सूडानीज महिला के बारे में। तो सूडानी जो महिला है वो कभी भी किसी जो सूडानीज महिला, कौन सी महिला, जो ऑफिशियल है, जो ऑफिशियल है, जो वुमेन है, वो किसी भी कॉन्फ्रेंस में नहीं जाती है, क्योंकि वहां उनके पर्सनल लाइफ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनको क्या करने से, मतलब कंसल्ट करने के जगह पे। ठीक है, तो ये तमाम बातें वो बताती हैं और चाइल्ड इज बॉर्न में। तो ये थोड़ी सी इसमें छूट गई थी, हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, इस बात को याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों, ध्यान दो जरा। अगला चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी एक ऐसे है, ऐसे रिटन बाय डॉर्थी एल शेयर्स ने इसको लिखा है, डॉर्थी एल शेयर्स ने। शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश, वो इंग्लिश के सबसे बेहतरीन राइटर्स में से एक है। इस ऐसे में, यहां इंक्लूड कर देना, इस ऐसे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है प्रेस को। वो कहती हैं क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ मेक ए स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस प्रिंटिंग बाय प्रेस और अगेंस्ट मिस यूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। वो पूरा का पूरा समझाती है कि किस प्रकार से प्रेस में मिस प्रिंटिंग हो जाता है, किस प्रकार प्रेस अपनी स्वतंत्रता का क्या करता है ना, गलत इस्तेमाल करता है ना। इसमें एक बात याद रखना, प्रेस को स्वतंत्रता जो है दो जगह नहीं मिलनी चाहिए। एक को हम लोग बोलते हैं वॉर एंड एक को बोलते हैं इमरजेंसी के समय। इमरजेंसी के समय जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। अच्छा, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब इन्होंने समझाया, फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब इन्होंने समझाया कि ये किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शन से, रेस्ट्रिक्शंस बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के किसी भी रेस्ट्रिक्शन से दूर होना चाहिए। इसी के रेस्ट्रिक्शन को इसमें सेंसरशिप कहा गया। क्या कहा गया? सेंसरशिप कहा गया। वो बताती है कि प्रेस क्या है, प्रेस हमारा वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी है। वॉच डॉग ऑफ क्या है? डेमोक्रेसी है। ध्यान दीजिएगा। फिर वो बताती हैं कि जो ब्रिटेन है ना, क्या है बताओ जरा, ब्रिटेन में किस तरीके से प्रेस सिंगुलरली फ्री है। सिंगुलरली क्या है? फ्री है। ये तमाम बातें आपको याद रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, पूरे चैप्टर की इंपॉर्टेंट बातें आप समझ जाएंगे। आ जाओ। सी टेल्स द पीपल गेट फ्रीडम बाय द प्रेस, लोगों को आजादी प्रेस से मिलती है। कोई संदेह नहीं है, प्रेस इज द वंडरफुल इन्वेंशन ऑफ साइंस, विज्ञान का बहुत बड़ा इन्वेंशन है प्रेस। बाय द मीडियम ऑफ प्रेस के माध्यम से वी नो वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, जानते हैं, एंड वी नो सच टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, वी नो द इवेंट कंट्री, फॉरेन कंट्री वेरी सुन, सब जानते हैं जल्द ही कि क्या हो रहा है देश में विदेशों में। मीडियम ऑफ प्रेस पीपल आर डेवलपिंग इन एजुकेशनल फील्ड में डेवलप हो रहे हैं। प्रेस नेसेसरी है हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए। प्रेस एक ऐसा चीज है विच इज यूज टू चेंज द ह्यूमन सोसाइटी, जिससे हम समाज को बदल सकते हैं, इंसान के समाज को। राइटर कहती है प्रेस इज द प्रीशियस प्रॉपर्टी ऑफ मैन, रियली प्रेस प्लेज वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन एंड इट इज थर्ड आई ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। एक्चुअली प्रेस हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू राइटर। ये बस इतना हमने कह दिया, ऊपर ऊपर याद रखना, लेकिन प्यारे बच्चों ये वाली सारी बातें आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। एक बात और इसमें याद रख लेना है कि वो टोटल 7 चार्जेस, 7 आरोप लगाती है।
7 charges against द प्रेस के ऊपर वो कितने 7 चार्ज वो लगाती है, 7 आरोप लगाती है। वो भी कहती है कि कुछ कुछ ऐसे बुक्स हैं जो प्रेस के बारे में धड़ल्ले से लिखते हैं, लेकिन रेयर ही है। ये सब क्या है? रेयर है। लेकिन कोई अखबार दूसरे अखबार वालों के खिलाफ नहीं लिख सकता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि किसी भी प्रेस का, समझना, रेवेन्यू की बात करें, अगर हम कमाई की बात करें, रेवेन्यू तो 2 है। एक होता है एडवर्टाइजर्स और दूसरा वेल्थ ऑफ द क्या हुआ? ऑनर। ये दोनों रेवेन्यू होता है, ठीक है। फिर वो चर्चा करती है जितने भी चीप अखबार हैं वो ऑथेंटिक चीजें नहीं देती है, क्योंकि इसमें ऐड ज्यादा रहता है। वो ऐड से कमाती है, एडवर्टीजमेंट से कमाती है। और कोई भी अखबार जो है अपने अखबार के पन्नों के रेट से नहीं कमाता है। वो ये बातें सब कुछ इसमें बताती हैं। और भी ढेर सारी बातें हैं, लेकिन समरी है तो आपको इतना से काम चलाना पड़ेगा। आ जाओ चैप्टर नंबर 9, और ये है द अर्थ। ये अपने आप में क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। अपने आप में क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है। चलो देखो, द अर्थ is a short story written by a modern prominent story writer and novelist belonging to the central England, H.E. Bates। H.E. Bates को लिखा है, जो आधुनिक विख्यात स्टोरी राइटर और एक उपन्यासकारों में से एक है, जो कहाँ है? इंग्लैंड के हैं। H.E. Bates deals with a conjugal family। ये क्या बताती है? कंजुगल फैमिली, विचित्र परिवार के बारे में बताती है। परिवार किसका है? जॉनसन का। जॉनसन जो है बड़ी एक पुअर पीसेंट है, किसान है, ड्वेलिंग विथ हिज वाइफ, अपने वाइफ के साथ रह रहा है, और एक पुअर माइंडेड सन है जिसका नाम है बेंजी। जॉनसन जो है, जॉनसन्स हैज नो लैंड ऑफ हिज ओन ओरिजिनली। उसके पास अपना कोई भी लैंड नहीं है। जो लैंड 4 एकड़ का आपने पढ़ा होगा वो उसका नहीं होता है, क्योंकि ही प्योरली अ टेनेंट फार्मर, किराए का किसान है। हु हैज टू पे अर्ली टेनेंसी, साल का किराया देना पड़ता है सेंडर का, यानी कि जिसके जमीन पे वो रह रहा है वो सेंडर है, लैंड ओनर है। एज बेंजी लेजीनेस एंड सिंपल माइंड, जॉनसन्स ऑलवेज डाइव्स इनटू एंजाइटी। जो बेंजी है उसके लेजीनेस और सिंपलनेस को देख के हमेशा जॉनसन जो है एंजाइटी में ही डूबा रहता है। फॉर बेटर रिजल्ट, अच्छे परिणाम के लिए वो एक डॉक्टर के पास बेंजी को लेकर के जाता है, और डॉक्टर एडवाइस, सलाह देता है जॉनसन को कि आप लोग इसको किसी काम में व्यस्त रखे, ही विल्स, ताकि वो इंगेज रहेगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। बाय डूइंग सो बेंजी विल डेवलप हिज विट्स, और इस तरीके से वो अपने बुद्धि को डेवलप कर लेगा। जॉनसन उसको मानते हैं और उसके एडवाइस को मानते हैं, और समय परिवर्तन होता है तो जॉनसन जो है, यहाँ पे जॉनसन जो है उसको कुछ मुर्गियां दे देते हैं रखने के लिए। बेंजी को मुर्गियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ग्रेजुअली ही गेट्स लार्ज नंबर ऑफ हेन्स, धीरे धीरे उसके पास बहुत सारी मुर्गियां हो जाती है। कमेंट करके बताना कि स्टार्टिंग में उसके पास टोटल हेन कितना होता है, वो जब स्कूल छोड़ता है तो कितने एज का होता है। चलो यहां लिख देते हैं, हम यहां पूछ रहे हैं जब वो स्कूल छोड़ता है तो उसका एज कितना होता है, कमेंट करके बताना। स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में उसके पास कितनी हैंड्स होती है, ये आप कमेंट करके बताओ अगर यहां तक वीडियो देख रहे हो तो, है ना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बेंजी एम्प्लॉइज पर्सन, बहुत सारे लोगों को धीरे धीरे रख लेता है, पैसे कमाने लगता है। उसको 2 बातें पता लगती है कि मुर्गियों को रखा गया है पर्पस ऑफ लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए, और अंडों को हम बेच करके पैसे कमाते हैं, और जो भी पैसे आते हैं उसको कबर्ड के ऊपर किचन में रिलीजियसली रखा गया है। जब पैसे भर जाते हैं तो बेंजी के नाम से खाता खुला है, उसमें पैसा जाता है। शर्त यह है कि जिस दिन बेंजी 21 साल का होगा वो सारे पैसे उसके होंगे। धीरे धीरे बेंजी सारा कुछ समझ जाता है, बिजनेस समझ जाता है, आगे बढ़ जाता है। अमॉन्ग देम, एक वो बहुत सारे एम्प्लॉय को काम पे रख देता है। एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है फ्लोरेंस। वो ब्यूटीफुल नहीं होती है, वेल नोन हाउ टू हैंडसम वर्क, उसको लेकिन पता है कि कैसे अच्छा काम किया जाता है। टाइम बदलता है, जॉनसन गेट्स अ पासबुक, उसको मिल जाता है। पासबुक जब खोलता है उसमें पैसे रहते हैं,
रहेंगे अभी। हाँ, उसमें पैसे रहते हैं, दिखाना कितना 230 पाउंड के आसपास पैसे होते हैं। बेंजी के नाम से क्रिएट्स डिपॉजिट ऑफ मोर देन 230, माफ करेंगे 230 पाउंड रहता है। पेरेंट्स बिकम हैप्पी विथ हिज विजडम, पेरेंट्स को बड़ा खुशी होता है कि अब बेटा थोड़ा बुद्धिमान हो गया। वो सोच सकते हैं देयर सन बेंजी इज लॉन्गर सिंपल माइंडेड, अब सोचते हैं कि अब बेंजी तो है बहुत दिनों से सिंपल माइंडेड है आगे, बट सून स्टोरी टर्न्स इनटू ग्रेट शॉक, कहानी बड़े खतरनाक मोड़ पे चली जाती है। एक बार बेयर ब्रीड्स ऑफ फ्लोरेंस ब्रिंग्स बेंजी वेरी क्लोज टू हर, अब इसको जो है आप समझ जाओ कि किस तरीके से वो सफाई करती है, तो उसी प्रकार अब उसको देख करके बेंजी आकर्षित हो जाता है ना, और डिसाइड कर लेता है कि हम उससे क्या करेंगे, शादी करेंगे। देखो 2-3 जगह बेंजी के पेरेंट्स को बड़ा धोखा लगता है पासबुक देते समय, फिर वो बोलता है कि हम व्हिटमोर से जो है जमीन खरीदेंगे, बात समझ में आ रहा है, तो बड़ा खुश होता है लोग कि चलो अब हमारा बेंजी जो है अडल्ट वर्ल्ड में आ गया। फ्लोरेंस से शादी करना चाहता है, उसके माता पिता अगेंस्ट होते हैं इस शादी के, लेकिन क्या करेंगे, माता पिता हैं, वही बात है, यहां भी मान जाते हैं। वो शादी कर लेता है, उसके माता पिता इसको खुश मने इससे शादी के लिए प्रसन्न नहीं होते हैं। Hence Johnson seems to be happy because Benchy purchased the land of Sander, Sander का जमीन खरीद लेता है, become unhappy as he marries against his will, लेकिन जब उनकी इच्छा के विपरीत वो शादी करता है तो उसके माता पिता अनहैप्पी हो जाते हैं। When objection reaches climax, अब दोनों जो है वो सास पतों का झगड़ा क्लाइमेक्स पे आ जाता है। बेंजी जो है एक फोर्ड गाड़ी में बैठाता है अपने माता पिता को, है ना, क्या कहता है, जॉनसन आउट एंड रिमेन्स लिविंग विथ फ्लोरेंस, अपने माता पिता को ले जाकर के छोड़ के शहर में चला आता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है। Thus it is seen that too much trust in his simple minded son becomes the cause of Johnson tragedy, ऐसा ही है ना कि एक मंद बुद्धि बच्चा के ऊपर ज्यादा बिलीव करने से उनके जीवन का ये दुख हो जाता है। ये बातें आपने स्टोरी में अच्छे से पढ़ी होंगी, है ना, वही चीज यहाँ पे हमने लिखा। ऑफ कोर्स सिंप्लिसिटी इज समटाइम्स डिसिप्टिव, हाँ जो सिंप्लिसिटी है कभी कभी धोखेबाज भी होती है। बियर्स डेविल इन गॉल ऑफ स्माइल, उस हंसी के पीछे एक राक्षस भी रहता है जिससे जॉनसन क्या किए, भेंट किए। तो ये पूरी जॉनसन की स्टोरी में आपने पढ़ा। आ जाओ अगले चैप्टर के चलते हैं, है ना, अगला चैप्टर आ गए, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। एक ट्रैवलॉग है प्यारे बच्चों, ट्रैवलॉग इन द सेंस कि एक ब्लॉग है, या आप इसको ट्रैवलॉग कह लो या फिर आप ऐसे कह सकते हो। तो ये इंडिया थ्रू ट्रैवल्स आई जो है रिटन बाय पॉल सेसबक ने लिखा, मोस्ट ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। सी रोट पर्सनल अकाउंट फॉर हर विजिट टू डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश में गई और उन्होंने जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया उसको उन्होंने लिखा। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट विच इज पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ हर लाइफ, ये जो है एक्सट्रैक्ट है उनके पर्सनल जीवन का एक रिकॉर्ड है, उसका हिस्सा है। इस ऐसे में याद रखिएगा, और ये कहां से लिया गया है, माई सेवरल वर्ल्ड, इसको याद रखिएगा, कई बार पूछा है प्यारे बच्चों, ये कहां से लिया गया, माई सेवरल वर्ल्ड से ये लिया गया है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हाँ यहां आ जाते हैं, चलो ठीक। ऐसे हैज सोन हर लव फॉर पोरेस्ट पीपल लिविंग इन इंडिया विलेजेस, अब है क्या कि उनका बैकग्राउंड क्या रहा, इंडियन, क्यों, चूंकि उसके जो फैमिली डॉक्टर थे जो भारत से थे, और ये कहां जन्मी, अमेरिका में, बोर्न इन अमेरिका, ये सब मत भूलना भाई, इनका जन्म कहां हुआ, अमेरिका में। अब देखो समरी में सारा कुछ अगर लिखा जाए तो बहुत बड़ी समरी हो जाएगी। अमेरिका में रियर हुई, पालन पोषण हुआ कहां, चाइना में, और चाइना में ही इन्होंने टीचिंग करा, पढ़ाया कहां, चाइना में। उस समय भारत क्या था, तो भारत उस समय कॉलोनी था अंग्रेजों का, कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश अंपायर हमारा। तो ये कहां आई थी, भारत घूमने आई थी, इंडिया घूमने आई। क्यों घूमने आई, चूंकि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड था, इनका जो बैकग्राउंड था वो इंडियन था, है ना। बचपन से ही डॉक्टरों ने जो है, और इनके फैमिली डॉक्टर ने इनको इंडिया के बारे में खूब ज्यादा बातें बताई। इनके पिताजी जो थे वो क्या थे, क्या थे, क्या थे, आप सब जानते हैं अच्छे से कि वो एक मिशनरी थे और धर्म के प्रचारक थे, बुद्धिज्म को जानते थे। तो बुद्धिज्म लिटरेचर के बारे में भी इनको अच्छा से पता लगा, तो मन में इच्छा हुई कि क्यों ना हम जाएं। अच्छा थोड़ा सा बैक करते हैं, आप ये जब स्टोरी पढ़े हैं, है ना, किसके बारे में प्यारे बच्चों,
इसके द अर्थ के बारे में तो आप यहाँ एक और जाने होंगे। इसके जो फादर है वो एक लोकल प्रीचर होते हैं। याद आ गया? सुने, आपको थोड़ा सा थमा दे। लोकल प्रीचर है जो खास करके सैटरडे को प्रीच किया करते थे। बस अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो वो इंडिया गई, इंडिया में फतेहपुर सीकरी देखी, चांदनी रात में ताजमहल देखी, वो लाल किला देखी, लेकिन वो कुछ देखना नहीं चाहती थी, है ना। उनको शुरू से पता था इस धरती के सबसे फाइनेस्ट पीपल कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। लेकिन वहां जाने के बाद जब वो दो ग्रुप से मिली, यंग लोगों से मिली शहरों में, और जब किसानों से मिली कहाँ, गांव में, तो उनको समझ में आ गया रियल इंडिया क्या है। और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ कितना शासन, इतना जबरदस्त किया गया व्यवस्था की यहाँ 27 साल लोगों की लास्ट एज थी, इतना में लोग मर जाते हैं। देखना, राइटर सेज दैट इंडिया इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ हर लाइफ, ठीक है, बट सी हैज नेवर सीन इट होल, कभी इनको पूरा नहीं देखा अब तक। हर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड हर अबाउट इंडिया इन हर चाइल्डहुड। वही बात मैंने बताया, बचपन में ही उनके जो फैमिली डॉक्टर इंडिया के बारे में बता दिए। सी रीड्स, वो पढ़ गई सब कुछ इंडिया के बारे में। सी न्यू अबाउट इंडिया फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से भी जान गई हो, हर फादर। सी had learnt of it through Buddhism and a life history of Buddha, इससे समझ गई। She saw many things such as the Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Empire of New Delhi, etc. सब देखी। The history of India has several unforgettable places. भारत का जो इतिहास है बहुत जगह अनफॉरगेटेबल है, इसको भूला नहीं जा सकता है। वो कहती है कि सी हैज ट्रेवल्ड द विलेज ऑफ इंडिया, वो सैम भारत के विलेजेस में घूमी। सी सॉ दैट द पीपल ऑफ इंडियन विलेजेस आर फार्मर, उन्होंने देखा कि सब किसान हैं, एंड दे डिपेंड एग्रीकल्चर पे हैं, अपना खुद काम करते हैं अपने दिल और आत्मा से। पीसेंट्स ऑफ इंडिया इज जस्ट लाइक चाइनाज पीसेंट, उन चाइनाज के पीसेंट के अनुसार जैसे ही भारत के ही हैं। नो डाउट दे वर्क हार्ड, their fields grow crops, they serve their country with heart and soul. Really, the author shows lots of love for people of India. Is SSC is actually impressed to watch Indian culture. बड़ा impress हुई वो भारतीय संस्कृति को देख करके, और उन्होंने एक किताब लिखा। और भी ढेर सारी चीजें मैं आपको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ जो आपको बड़ी आनंद आएंगी। ये सारी चीजें तो मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। इनके अलावा आप समझना, वो भारत में आती है तो वो किस तरीके से गांधी जी के बारे में बताती है, कि गांधी जी लीडरशिप के बारे में, पंडित नेहरू जी के बारे में बताती है कि किस तरीके से ये लोग कम ही दिन में समझ गए, है ना। उसके बाद में वो मिलती है यंग लोगों से, और जो पीसेंट्स लोग हैं उनसे मिलती हैं, और यंग लोगों की फ्लॉलेस इंग्लिश सुनकर के बड़ा प्रसन्न होती हैं। वो इनसे ये जानती है कि भारत कैसे आजाद होगा, कैसे भारत को फ्रीडम मिलेगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो है किस तरीके से अंग्रेजों ने धोखा दिया, तो लोगों ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में हम ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं देंगे, और इसी समय हम वार करेंगे और आसानी से निकल जाएंगे। किस प्रकार वो फर्टिलिटी के लिए, मतलब जमीन के लिए जो है वो सबको दोष देती है, इंडियंस को भी और अंग्रेजों को भी दोष देती है। प्यारे बच्चों, बोलती है जो मुंबई से मद्रास का जो लैंड है वो एकदम हो जाता, वो एकदम फर्टाइल होता, उसमें अनाज होता, लेकिन अंग्रेजों ने कहा पानी ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुआं वगैरह खोद करके काम कर सकते थे। ये बताती है कि किस तरीके से जो भारत के लोग हैं वो मान चुके थे कि अंग्रेज हम पे शासन करेंगे, वही हमको खाने को देंगे, वही हमको पहनने को देंगे, वही हमको नौकरी देंगे। ये समस्त बातें इसमें वो बताती है। और जाते जाते वो एक किताब लिखती है जिसका नाम देती है कम माई बिलोवेड, और वो बताती है कि किस तरीके से यूरोप में ने इसका मतलब नहीं समझा, लेकिन भारतीय लोगों ने इसका मतलब क्या किया, समझ लिया। जिस तरीके से वो गांव में किसानों के साथ में कुछ दिन लाइफ स्पेंड करती है, लाइफ स्पेंड बिताती है, तो वो देखती है किस तरीके से लोग रिलीजन को पालन करते हैं, है ना। वो तमाम बातें उन्होंने इस अपने ऐसे में कहा। आ जाओ लास्ट चैप्टर, मैरिज प्रपोजल। तो मैरिज प्रपोजल तो बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ये सब आप जानते हैं किस तरीके से में कौन कौन कैरेक्टर है ना। चोबोकोव है, नटालिया है, और एक और कौन है, चलिए एक हो गए चोबोकोव, नटालिया, और एक और आएंगे लोमोव। तीन ही तो कैरेक्टर है इसमें।
तो कोई खास बात है नहीं प्यारे बच्चों, 3 ही कैरेक्टर है। कौन कौन कैरेक्टर है आपने पढ़ा? एक हीरोइन है नतालिया, हीरो है लोमोव, उम्र है 35 साल, है ना। इसको पल्पिटेशंस की बीमारी होती है। नतालिया के फादर का नाम है चोबोकोव। चोबोकोव ये एक रशियन क्या है, वन एक्ट प्ले, ठीक है। यही सारी चीजें दोनों को लेकर के सबसे पहले झगड़ा होता है ऑक्समेडोज के लिए, याद है ना, 4 एकड़ का होता है। आप कमेंट करके बताओ जरा कि इसका रेट कितना था, अगर आपने पढ़ा होगा कमेंट करो, इसका प्राइस बता दो। इस पर झगड़ा होता है कि इसका ओनरशिप, दूसरा होता है डॉग्स को लेकर के, एक होता है लीप, अब तुम कमेंट करके बताओ किसका था, एक होता है गैस, कमेंट करके बताओ ये किसका था, ठीक, इसका प्राइस कितना था और इसका प्राइस कितना था। बस इस स्टोरी में यही तो है और कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। One act play has been written by Anton Chekhov. He was born in 1860 and died in 1904. He was great dramatist and short story writer of Russia. Introduced the real problem of common people. उन्होंने और ये उन्होंने अपना जीवन कॉमिक स्केचेस लिखने से क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। He introduced the real problem of common people. वो किस समय, वो भी जार के समय, जार जानते हैं ना, रूस के सम्राट को कहते हैं। इस स्टोरी में ही हैज टोल्ड दैट हाउ शुड बी द कैरेक्टर ऑफ मैन, बताते हैं कि किस तरीके से इंसान का जो चरित्र है उसको बयां करते हैं। ही सेज दैट द कैरेक्टर ऑफ अ मैन इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो बताते हैं कि किस तरीके से विवाह के समय में इंसान का चरित्र का पता चलता है। चोबोकोव मैन है, वेलकम करता है अपने गेट्स का, प्रेज टू गॉड फॉर हिज रिलेशन विथ फ्रेंड, ही हैज अ गर्ल टू मैरिज, उसकी एक लड़की होती है शादी के लिए, नाम है नतालिया। नतालियाज लाइफ हैज नॉट एनी प्रॉब्लम, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। हर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ने उसे प्रॉपर्टी दिया है, इसीलिए उसको कोई कष्ट नहीं है। नतालिया गेट्स मैरी, शादी करना चाहती है, वांट्स टू गेट, यहाँ पे होगा wants to get married with Lomov. In the beginning, Lomov assumes his wife very well. शुरू में ही वो पत्नी मान लेता है इसको, शुरू में ही, बाद में he cheated her because he wants land grabber, नहीं ये वाली कहानी नहीं है, ठीक है। यही होता है कि यहां से झगड़ा शुरू में हो जाता है, किसको लेकर के, ऑक्समेडोज को। नतालिया हैज बीन गिवन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बाय हर हस्बैंड लोमोव, फॉर दिस रीजन नतालियाज ने बरारी, यार ये क्या टाइप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, इस कहानी को इस तरीके से पढ़ेंगे तो कष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, उसको छोड़ दो, माफ करेंगे, वो टाइपिंग में इधर का उधर हो गया। खैर, अब वन एक्ट प्ले है, देखो कहानी पूरी की पूरी समझ लो। होता क्या है, जो पूरी मुझे याद है तो क्या दिक्कत है, होता क्या है कि जो चोबोकोव है प्यारे बच्चों, है ना, मैंने बता ही दिया, इसका पड़ोसी होता है कौन, लोमोव। अब ये लोमोव की उम्र 35 हो गई, ये चाहता है कि चोबोकोव की जो बेटी है नतालिया, उससे शादी हो जाए। उसके घर पे जाता है, प्रपोजल को रखता है, इसके पिता जान के बड़ा खुश होते हैं, वो नतालिया को बुला देते हैं, फिर ये दोनों बैठ के बातें करने लगते हैं, फिर लफड़ा शुरू हो जाता है। ये अपनी कहानी बताता है कि किस तरीका से ऑक्समेडोज जो है 40 साल से तुम लोग जोतते आ रहे हो, वो मेरे है ना ग्रैंड पेरेंट्स का है। अब इसके ऑनरशिप को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है, किसको लेके, ऑक्समेडोज को, जो 4 एकड़ में फैला हुआ है, लेकर के झगड़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे पहुंचते हैं कौन, चोबोकोव साहब। चोबोकोव साहब आकर के पूछते हैं कि ये बॉबी का भइल हो दोनों के बीच में। तो फिर शुरू हो जाता है कि वो लैंड ग्रैबर है, जमीन हड़पने वाला है, गाली गलौच होती है। धीरे धीरे इनके पिता बता देते हैं कि देखो वो तो तुमसे शादी करने आया था, मने मने नतालिया भी चाहती है कि हम उससे शादी कर ले, लेकिन अंतोगत्वा क्या होता है प्यारे बच्चों, फिर ये नतालिया कहती है कि आप अपने पिता को, कि आप लोमोव को लेकर के आइए। तो ये पहला झगड़ा हो गया। दूसरे झगड़ा में तो मानते नहीं है लाने के लिए, फिर भी लेके आते हैं किसको, लोमोव को। दूसरा में ऐसे ही बात होने लगती है, नतालिया कहती है कि मुझे याद आ गया, सब कुछ तो आप ही का है, जमीन उमीन सारी बातें। फिर यहाँ पे धीरे धीरे बात शिकार की होने लगती है, धीरे धीरे बात उसी में बढ़ जाता है। तो कुत्ते को लेकर के झगड़ा हो जाता है कि तोर कुत्ता निमन कि हमर कुत्ता निमन। तो एक का कुत्ता का नाम होता है लीप और एक का कुत्ता का नाम होता है गेस। दोनों लड़ते रहता है दोनों की क्वालिटी को लेकर के। तभी फिर चोबोकोव आता है, कहता ओब का भइल रे हैं, तो चोबोकोव मरने की एक्टिंग करता है और दोनों को मिला देता है और इसके साथ स्टोरी हो जाती है खत्म।
बस यही है, उसमें टाइपिंग में इधर उधर की बातें आ गई हैं। खैर, उससे आपको लेना देना कोई नहीं रखना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट प्रोज की समरी करा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देख करके आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, समरी है प्यारे बच्चों, सारा कुछ डालने पे बहुत बड़ी बातें हो जाती, एग्जाम कम है और अच्छे तरीका से एक बार दो बार पढ़ के इसको रिवाइज कर लो। बेस्ट विशेष है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ तुम्हारा अच्छा जाएगा। अगर ये वीडियो आप बढ़िया से प्यार देंगे तो मैं तुरंत ही आपको पोइट्री भी अपलोड कर दूंगा। नमस्कार।